चलिए, तो ये SCERT का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें जो जो बात बताएंगे ना, सारा को रट जाइए। समझिए कि इसमें 4 चैप्टर है ये पूरा SCERT का, और NCERT का भी इसमें 2 चैप्टर शामिल है। मतलब टोटल 6 चैप्टर को हम मात्र एक वीडियो में क्या करेंगे, निपटा देंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक के दौरान भारत में अनेक तरह के सामाजिक और जनप्रिय संघर्ष की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी के जो 7वें दशक है ना, मतलब 1970 का दशक, इस समय भारत में क्या हुआ कि सामाजिक और जनप्रिय जनसंघर्ष का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ, जिसने लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया। और भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में 1970 का दशक कई दृष्टियों से इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यह एक ऐसा दशक था जिसमें भारतीय लोकतंत्र के शीर्ष बिंदु पर पदासीन श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन था। देखो, यहाँ पे बोल रहा है ना कि भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक और जन संघर्ष की शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत 1970 के दशक से ही होने लगी। जैसे ही इंदिरा गांधी सरकार बनी थी, याद है ना, पहली बार बनी थी 66 से 69 तक के लिए, हाँ, तो वहाँ से ही शुरुआत होने लगा था। आपके बुक में क्वेश्चन आएगा भी, तो 1970 का दशक है, 80 का नहीं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होगा, फिर फाइनली 1975 में क्या करेगी, आपातकाल लगा देगी। ठीक है, दूसरा सवाल, ये टीआरपी में पूछा था कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ या कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था, तो 1971 में। 5वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था ना 1971 में, उसी समय गरीबी हटाओ का नारा दिया था। फिर आ जाइए यहाँ पे, एक मार्च यहाँ पे आपातकाल और संपूर्ण क्रांति से संबंधित कुछ पॉइंट है। 1 मार्च को 1974 में क्या हुआ था, बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खाद्यान्न की कमी के कारण कीमतों में वृद्धि हुई। 1 मार्च, तो ठीक है, याद रहेगा। टीआरपी में अगर डेट पूछेगा कि बिहार प्रदेश में कब बेरोजगारी और भ्रष्टाचार खाद्यान्न की कीमत के कारण जो रेट में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, तो 1 मार्च 1974 को, मतलब संपूर्ण क्रांति आह्वान करने से पहले 1974 में ही 1 मार्च को क्या हो गया, एक लोग में मारामारी होने लगा। ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट फिर पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण जो जेपी नारायण थे, वो संपूर्ण क्रांति कब शुरुआत की है, तो 1974, 5 नहीं, 1974। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 9 नहीं है। फिर लेकिन ये पूछेगा, अगर ये पूछ दे कि जेपी नारायण ने दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व कब किया, तो 1975 में। 1975 में। या फिर ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया, तो जेपी ने किया 1975 में। संपूर्ण क्रांति कब किया था, 1974 में। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फैक्ट है कि याद रखना, 12 जून 1975 को जुनून में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही निर्णय दिया था कि आईजी का जो इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है उसको असंवैधानिक बता दिया। तो कौन हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का 12 जून 1975। तो ये वाला सेगमेंट में यही 3 फैक्ट है कि 1 मार्च 1975 को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण कीमत बढ़ा, संपूर्ण क्रांति 1974, दिल्ली में संसद मार्च का नेतृत्व 1975, और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट चुनाव को असंवैधानिक कह दिया। 12 जून को बोल दिया, इसके कारण 25 जून को क्या की, जो आईजी है इंदिरा गांधी, वो आपातकाल की
घोषणा कर दी थी। कब की? 25 जून 1975 को। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे से सवाल ये पूछेगा, एक सेकेंड, यहाँ से सवाल ये पूछेगा कि जो आपातकाल का टाइम पीरियड कितना था भारत में, तो 18 महीना। कितना था? 18 महीना, ठीक है। और यहाँ से क्या फैक्ट पूछेगा, और यहाँ से फैक्ट पूछ सकता है, इसको इधर लाते हैं, और यहाँ से फैक्ट पूछ सकता है कि जो 1977 में चुनाव हुआ था, जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आया था, 1977 के चुनाव में जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आया था, तो उसमें जनता पार्टी को विजय हुआ। तो उसको कितना सीट मिला? 542 में 530, 542 में 530, 542 में 530, 330, 542 में 330 सीट्स 1977 में, 542 में 330, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना था आपातकाल का? 18 महीना, ठीक है। चलो, अब आपकी बुक में चिपको मूवमेंट के बारे में भी दिया हुआ है, चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको मूवमेंट शुरू कहाँ से हुआ था? तो उत्तराखंड से। कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। पहला सवाल ये बनेगा, उत्तराखंड में कहाँ से? तो उत्तराखंड के गढ़वाल शहर में। गढ़वाल एक क्षेत्र है वहाँ। चिपको मूवमेंट में वहाँ के लोगों का क्या मांग था? तो उनका स्पष्ट मांग था कि स्थानीय निवासियों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर एकमात्र नियंत्रण होना चाहिए। इस आंदोलन ने स्थानीय भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा उठाने के लिए न्यूनतम मजदूरी गारंटी की भी मांग की। इसमें दो मांग था। पहला मांग था ये था कि स्थानीय लोग जो है उस क्षेत्र के, उसी लोग का अधिकार होना चाहिए वहाँ के जल, जंगल और प्राकृतिक संसाधन पे एकमात्र। और दूसरा, वहाँ जो स्थानीय भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं है, वह वन कर्मचारी थे, स्थानीय भूमिहीन वन कर्मचारी, उनके लिए भी कहा गया कि कम से कम इनको इतना न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए इन कर्मचारियों को। फिर दूसरा सवाल पूछेगा कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था चिपको मूवमेंट। तो कैसे याद रखेंगे ये डेट? तो देखो 1973 में फेरा भी आया था, तो इसको ट्रिक बनाया गया, उसके फेरा में चिपका। फेरा से याद रखेंगे 1973 डेट, और चिपका से याद रखेंगे कि 1973 में ये चिपको मूवमेंट हुआ था। दूसरी बात, जो चिपको मूवमेंट में महिलाओं का भी योगदान दिखाई पड़ेगा। चिपको मूवमेंट में क्या है कि शराबखोरी वाला जो मुद्दा है उसको भी उठाया गया कि शराबबंदी को, शराब को है बंद किया जाए। अंततः इस आंदोलन को फिर क्या हुआ? सफलता भी मिली। फिर से 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की काट पे क्या किया गया? रोक लगा दिया। आंदोलन को सफलता भी मिली, और फिर 15 साल के लिए भी क्या किया गया? हिमालयी क्षेत्र में वन की पेड़ों की कटाई को क्या किया गया? रोक लगा दिया गया। और ये आंदोलन फिर क्या हुआ? 1970 के दशक और उसके कुछ बाद भी चलता रहा। तो यहाँ से सवाल आपसे ये पूछेगा, पहला, चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। उनकी कितनी मांगी थी? दो। कौन कौन सी मांगी थी? एक तो स्थानीय निवासियों को वहाँ पे अधिकार मिले सारी चीज़ का, और दूसरा जो वन कर्मचारी है उनको कम से कम न्यूनतम वेतन फिक्स कर दिया जाए। कब हुआ था? 1973 में। ट्रिक क्या है? उसके फेरा में चिपका। फिर उसके बाद क्या है, महिलाओं ने फिर क्या किया है, इस मुद्दे को, चिपको आंदोलन में किस मूवमेंट को भी शामिल कर लिया? तो शराबखोरी के लत को भी शामिल कर दिया, शराबबंदी के भी मामला को शामिल कर लिया। और उसके बाद जो क्या हुआ, सफलता में क्या मिली? तो सफलता में मिला कि 15 वर्ष के लिए अब हिमालयी क्षेत्र में पेड़ की कटाई पे क्या हुआ? रोक लग गया।
तो ये भी स्लाइड हो गया। अब दलित पैंथर्स करके एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो इस बार आएगा क्वेश्चन। दलित पैंथर्स कहाँ थे एक्टिव तब? महाराष्ट्र। किस एरिया में थे ये लोग? महाराष्ट्र के दलित पैंथर्स संगठन कहाँ बना था? महाराष्ट्र में। ये जो दलितों के सामाजिक और आर्थिक बदलाव चाहते थे, ठीक है। यहाँ देखो 1970 के दशक के प्रारंभ में भारतीय समाज के शिक्षित दलितों की प्रथम पीढ़ी ने विभिन्न मंचों से भारतीय संविधान में सन्निहित अपने अधिकारों के हक की आवाज़ उठाई। शिक्षित दलितों की इस पीढ़ी में ज़्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए थे। महाराष्ट्र में दलित के हितों की दावेदारी के लिए 1972 में दलित शिक्षित युवाओं ने एक संगठन बनाया जिसको दलित पैंथर्स बोला जाता है। फिर तो यहाँ देखो, यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा कि जो दलित पैंथर्स है ये संगठन कब बना था? 1972 में। 1972 में। कैसे याद रखोगे? तो याद रखो, वाइल्ड लाइफ एक्ट भी आया था कब? 1972 में। दलित को भी क्या समझा गया? वाइल्ड लाइफ है, जानवर समझा गया, तो उनको जानवर के जैसा काम करवाया जाता था। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट और दलित पैंथर्स दोनों सेम ही है। एक ये याद हो गया। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो शिक्षित दलित युवा जो थे उनके द्वारा ये संगठन बनाया गया था, शिक्षित दलित युवा के द्वारा। कहाँ पर बना था ये संगठन? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। फिर यहाँ पे देखिए, दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे राजनीतिक दलों भी समर्थन कर रहे थे। जो एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है वो भी दलित पैंथर्स का क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और यहाँ से आपके एक्सरसाइज में भी सवाल दिया हुआ है कि दलित पैंथर्स के बृहद विचारधारात्मक कार्यक्रम अपनाए। दलित पैंथर्स ने कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए थे? पहला था जाति प्रथा उन्मूलन, सबसे प्रमुख। फिर दूसरा है भूमिहीन गरीबों को किसानों की समस्याओं का निवारण। जो भूमिहीन गरीब हैं, किसान हैं, उनकी समस्याओं का क्या किया जाए? निवारण। तीसरा है शहर के औद्योगिक मजदूर और दलितों की प्रतिदिन हो रही शोषण की समाप्ति। तो टोटल 3 वो मांग रखा था दलित पैंथर्स। एक तो रखा था जाति वाला, जाति उन्मूलन कीजिए। एक रखा था भूमिहीन किसान का समस्या वाला बात, और एक रखा था शहर के मजदूर से संबंधित जो समस्या है उसके लिए। तो 3 वो बात रखा। भारतीय किसान यूनियन के बारे में कुछ बात है। 1980 के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का प्रयास हुआ, सही बात है, जैसे 1991 में। 1960 के अंतिम वर्षों में हरित क्रांति भी 1960 में हुआ था। तो हरित क्रांति के समय 1960 के जो अंतिम वर्षों था उसमें कुछ राज्यों को, किसान को बहुत फायदा हुआ था। एक था हरियाणा, एक था पंजाब और एक था पश्चिमी यूपी। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि से संबंधित उत्पादों को अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करने, समुचित दर को गारंटी बिजली पूर्वत करने, बकाया करने के लिए प्रावधान करने की मांग की। अच्छा देखो, यहाँ से पूछेगा अगर एग्जाम में कि भारतीय किसान यूनियन जो था वो क्या क्या मांग किया था। तो पहला, जो गन्ना और गेहूं है इसकी जो सरकारी खरीद मूल्य है इसको बढ़ाएं, सरकार ज़्यादा रेट पे खरीदे। दूसरा, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट, कृषि संबंधित प्रोडक्ट का एक राज्य से दूसरे जगह, तो उसमें जितना भी पाबंदी लगा है उसको समाप्त कर दे। तीसरा,
एक उचित दर पे क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराए। चौथा, किसान का जो भी बकाया कर्ज है उसको माफ़ कर दे। पाँचवा, किसानों के लिए जो है पेंशन योजना लाए। तो ये 6 मांगे थी, ठीक है, याद रहेगा। एक गेहूँ गन्ना वाला सही दाम पे कर दे, फिर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जो पाबंदी लगा रहा उसको समाप्त कर दे, बिजली सही रेट में मिले, किसान का कर्ज माफ हो और किसानों के लिए पेंशन मिले, ठीक है। चलिए, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत एवं इसके राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक युद्धवीर सिंह थे, जिन्होंने यह चेतावनी दी थी कि भारत ने कृषि को WTO के दायरे से बाहर रखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया तो देश इसके आर्थिक सामाजिक परिणाम भुगतने होंगे। तो भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख कौन था? तो महेंद्र सिंह टिकैत, बहुत नाम भी सुने थे। और इसके जो राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक कौन थे? तो युद्धवीर सिंह। प्रमुख कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। राष्ट्रीय समिति का संयोजक कौन था? तो युद्धवीर सिंह, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे एक पॉइंट से और सवाल पूछ सकता है कि शेतकारी संगठन क्या था? तो शेतकारी संगठन भी महाराष्ट्र में बना था पहली बार, लेकिन ये क्या था? किसानों के द्वारा बनाया गया था। किसानों के द्वारा संचालित आंदोलन को शहरी औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम घोषित करना। देखो, ये जो शेतकारी संगठन था ये महाराष्ट्र में एक्टिव था, ये किसानों द्वारा संचालित हो रहा था, ठीक है ना। ये इसका मकसद था कि शहर में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके विरुद्ध ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का क्या था, ये संग्राम के रूप में देखा गया, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछेगा, शेतकारी संगठन कहाँ पर एक्टिव था? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा चलाया जा रहा था ये आंदोलन? किसानों के द्वारा। क्यों? तो शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के विरुद्ध ग्रामीण कृषि का संग्राम घोषित करना, ठीक है। यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो कौन भाग नहीं लिया था? हैदराबाद इसके चुनाव में भाग नहीं लिया था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान कब गठित की गई? तो 26 जुलाई 1947। इसके लिए अलग से संविधान सभा का गठन हुआ 26 जुलाई 1947। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीट प्राप्त हुई? 73। मुस्लिम लीग को 73। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था तो उसमें कितना सदस्य भाग लिया था? पहली बैठक में 207। पहली बैठक में सभी साथ आए, इस कारण 260, ऐसे याद करो। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। क्रिसमस से 2 साल पहले, 2 दिन पहले, क्रिसमस से 2 दिन पहले। क से बनता है क्रिसमस और क से होता है किसान, लेकिन क्रिसमस से पहले ज़्यादा ज़रूरी है किसान, तो इसी कारण 2 दिन पहले हम लोग 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, फिर क्रिसमस दिवस। किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन शुरुआत हुई? तो हिंदी को जब राष्ट्रभाषा बनाया जा रहा था तो इसके विरुद्ध सबसे पहला जो आंदोलन किया था शुरुआत तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश नहीं मार देना। आंध्र प्रदेश तो गठन करना चाहता था अपना अलग राष्ट्र, इसके लिए इसका मांग था, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध सबसे पहले किया था तमिलनाडु। बिहार में जेपी
के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ था? देखो बड़ी कंफ्यूजिंग सवाल। 1975 भी डेट दिया, 1974 भी। तो आंदोलन पूछना चाह रहा है, इसका मतलब संपूर्ण क्रांति पूछना चाह रहा है। संपूर्ण क्रांति हुआ था 1974 में, याद रहेगा। 1975 में इनका क्या काम था? तो ये दिल्ली संसद में मार्च जो हुआ था उसका 1975 में जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति चिपको आंदोलन मूवमेंट से ही संबंधित है और ये लागू हुआ था 2003 में। 2003 में। कैसे याद कराए थे? तो देखो इसका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, चलो बता दे। ऐसे याद करो, जैसे कि मान लो तीनों जगह से घेरा हुआ है, नहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये संबंधित है। तीनों जगह से मान लो कि ये कोई चीज़ घेरा हुआ है डैम, तो लेकिन एक जगह से छोड़ दिया गया जगह आने के लिए, ठीक है ना। तो एक जगह से मतलब बसने के लिए छोड़ दिया गया आदमी को कि इस साइड बस जाओ, तो ऐसे याद कर सकते हो। तीनों जगह से बंद है, एक जगह से छोड़ दिया गया, तीन जगह से याद रख लो कि 2003 में ही पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति पॉलिसी लागू हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब हुआ? तो देखो यहाँ पर जो डेट देखोगे इसका तो मिलता जुलता होगा। 1988 से लेके 89 तक, 1988 से लेके 89 तक, 1988 से लेके 89 तक। सी उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया। कौन सा कानून था? सूचना का अधिकार कानून। इसके लिए राजस्थान में 1990 से ही क्या हुआ था? जन आंदोलन का शुरुआत हो गया था। फाइनली 2005 में ये मौलिक अधिकार के रूप में हम लोगों को मिला। लेकिन याद रखना है, सूचना के अधिकार के लिए कहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था? तो राजस्थान से। कैसे याद कर सकते हो? तो सूचना किसी को मिलती है तो किस बात की मिलती है? राज्य की बात की। कोई राज्य होगा तभी तो उसकी सूचना मिलती है, तो राजस्थान। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था, देखो बच्चा मार देगा पहला ही ऑप्शन, लोकतंत्र की स्थापना। ये गलत है। भारत में लोकतंत्र पहले ही से था, 1974 से पहले भी था, 1947 से ही। लेकिन हम लोग को क्या करना था? आईजी की सरकार बदलना था, निर्वाचित सरकार को बदलना। तो बी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ये भी सवाल पूछा हुआ है टीआरई में। तो 1971 में, जिस साल इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो 2006 में। ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक बना के। नेपाल क्या है? चक्का देश है, जब मन करे लोकतंत्र आता है। शिक्षर देश है नेपाल, जब मन करे लोकतंत्र आएगा, जब मन करे राष्ट्रतंत्र आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, बच्चा को 1981 मार देता है। 81 नहीं, 0 डिजिट होगा लास्ट में, 1980। भारतीय जनसंघ पूछे तो 1950। एक बार देख लीजिए। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब आई पहली बार? तो छठी लोकसभा में, 1977। तो बिल्कुल हम सही बोल रहे थे, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। ये तो डेट पूछा गया, लेकिन अब की बार पूछा जा सकता है किस लोकसभा था ये? तो छठी।
क्योंकि 1971 में 5वीं था, 7 से पहले 6, ऐसे भी याद कर सकते हो। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो देखो, राजा था वहाँ का ज्ञानेंद्र, लेकिन 2006 में लोग इसको हटा के वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना किया। और वहाँ पे पहला पीएम कौन बन गया? तो कोइराला। पहले से था ज्ञानेंद्र राजा, लेकिन 2006 में इसको हटा के कौन बन गया पीएम वहाँ का? कोइराला। भारतीय जीपी तो हो गया। अब आपके बुक का और भी पॉइंट है। ये पूछा था, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था बिहार में, सॉरी भारत में? तो आंध्र प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। इस आंदोलन में महिलाओं का बहुत भूमिका था, जैसे चिपको मूवमेंट में था। उसके बाद जो है, कब हुआ था ये? तो वर्ष 1992 में सितंबर अक्टूबर के महीना में। ठीक है, ठीक है। कैसे याद करोगे? ये हुआ था कब? 1992 में। 1992 में 1992 में क्या हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में। ट्रिक क्या है? तो पंचायती के समय ताड़ी पिया। तो याद रखना, ताड़ी विरोधी आंदोलन कब हुआ था? 1992 में। कैसे याद रखेंगे? तो 1992 में ही पंचायती राज अधिनियम आया था, संवैधानिक दर्जा मिला था, तो उसी से याद रखेंगे। ठीक है, तो उसी से क्या याद रखें? पंचायती के समय ताड़ी, पंचायती से 1992 और ताड़ी से ताड़ी विरोधी आंदोलन। किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका थी इसमें? महिलाओं की। उसकी बाद जो है, एक चीज़ यहाँ पे पूछेगा कि प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम महिलाओं के बीच कहाँ चलाया गया था? तो 1990 में चलाया गया था, महिलाओं की शिक्षा के लिए। आंध्र प्रदेश के नल्लोर ज़िले था ना वहाँ पे, और वहाँ पे एक गाँव था, वहाँ पे डुबरगंटा, वहाँ पे एक विलेज था डुबरगंटा में ही 1990 में निब्बा महिलाओं के लिए शिक्षा बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले के डुबरगंटा में चलाया गया था प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। इसी शिक्षा से शिक्षित होके फिर क्या हुई? वह ताड़ी विरोधी आंदोलन का क्या किए? विरोध किए। ठीक है, चलिए। तो हम सवाल पूछें यहाँ पे। 1990 के दशक में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कहाँ पे चलाया गया था? तो आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले के डुबरगंटा में। ताड़ी विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? 1992 में। क्या ट्रिक है? तो पंचायती के समय ताड़ी। उसके बाद कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। अंधा क्या करता है? पीता ताड़ी। फिर उसके बाद है कोप्टा अधिनियम 2003। कोप्टा का फुल फॉर्म है सिगरेट्स एंड अदर टैबाकू प्रोडक्ट एक्ट। कब आया था? 2003 में। तो कैसे याद करेंगे कोप्टा अधिनियम कब आया था? 2003 में। तो ऐसे याद करो, 3 का तिगरा लाइफ बिगड़ा, 3 का तिगरा लाइफ बिगड़ा। इससे क्या होता है? अगर से लाइफ बिगड़ता है तो 3 का तिगरा लाइफ बिगड़ा। फिर यहाँ पे एक और आंदोलन दिया है आपके बुक में, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अभी हमने पढ़ाया था पीछे में चिपको आंदोलन, तो वो 1973 में शुरू हुआ था। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे हम आपको कि 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन। और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये 1980 के आसपास हुआ। 1980 के बाद हुआ। 1980 के बाद 8वें दशक में प्रारंभ हुआ। इसका डेट भी पूछेगा तो ये डेट है नर्मदा बचाओ आंदोलन का। नर्मदा नदी को बचाने के लिए हुआ 1988 से 89 के बीच। ठीक है,
पहली बात ये क्लियर हो गया। कहाँ पे हुआ था ये नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो जहाँ से नर्मदा नदी गुजरेगी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, GM स्क्वायर, ये क्लियर हो गया दोस्त। उसके बाद क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर बल दिया कि ऐसी परियोजनाओं का निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी से जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। बोला इसका भी सेम यही डिमांड था कि स्थानीय लोगों का वहाँ पे निवास होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने क्या किया, 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति लाया। ठीक है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति। तो ये क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का सफलता है। जिस तरीके से चिपको आंदोलन का सफलता था कि 15 साल के लिए पेड़ पे कटिंग पे रोक लग गया। अब सूचना के अधिकार अधिनियम। तो सूचना के अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार का शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ, कौन मांगा था? तब राजस्थान में। याद कराए थे कि सूचना की बात तभी तो राज है। कब हुआ था? 1990 से ही शुरू हो गया था। और वो भी पूछ दे स्पेशली राजस्थान के किस क्षेत्र से शुरुआत हुआ था ये मामला अधिकार मांगना? तो भीम तहसील से, भीम तहसील से। फिर क्या हुआ, 1996 में सूचना के अधिकार को क्या हुआ, 1996 में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। तो कोई भी इम्पोर्टेंट डेट है, अगर TRD में पूछ दे कि सूचना के अधिकार को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ, तो 1996 में। कब हुआ? 1996 में। 1990 से ही शुरुआत हो गया था ये सब चीज़, तो 1996 में पहले ये काम हुआ। ठीक है। फिर 2002 में क्या हुआ कि 2-2-2 मुझे सूचना का अधिकार दो, सब मांगा। तो सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ, लेकिन वो अमल में नहीं आ पाया। तो विधेयक पारित करने की शुरुआत कब हुई? 2002 में। लेकिन 2004 में विधेयक पारित हो गया और 2005 में राष्ट्रपति स्वीकृत भी कर लिया, कानूनी बन गया जून 2005 में। और सूचना का अधिकार अधिनियम लागू भी हो गया, मौलिक अधिकार भी बन गया। ठीक है। तो यहाँ से पूछेगा पहली बात, सूचना का जो अधिकार मांगने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान क्षेत्र से। राजस्थान में भी स्पेशली कहाँ से? तो भीम तहसील से। कब हुई थी शुरुआत? 1990 से। इसको लेके सूचना के अधिकार को लेके राष्ट्रीय समिति कहाँ पर बना था? दिल्ली में। कब? 1996 में। पहली बार कब विधेयक पारित करने का प्रयास हुआ? 2-2, तो 2002 में। फाइनली विधेयक पारित हो गया 2004 में, कानून बन गया 2005 में। तो यही पूछेगा, जून 2005 मार के आना है एग्जाम में। ठीक है। अब नेपाल की कहानी है। तो नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। ये पहला पॉइंट याद रखो, ये कायम हुआ। अब वहाँ के राजा क्या हो गया? अब सिर्फ औपचारिक प्रधान हो गया। लेकिन ये हो गया औपचारिक प्रधान हो गया। लेकिन 2005 में क्या है कि जो राजा ज्ञानेंद्र था वो सारे लोगों को अत्याचार करना शुरू किया और वहाँ का जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री था उसको ही हटा दिया। मतलब औपचारिक प्रधान की जगह प्रमुख प्रधान बनना चाह रहा है, वास्तविक प्रधान। इस कारण वहाँ पे अप्रैल 1906 में सिक्सर के देश में क्या हुआ, आंदोलन शुरू होने लगा और बोला कि अब राजा का सारा शक्ति जनता में आना चाहिए। तो फिर से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब होगी? तो 23 अप्रैल 2006 में। ठीक है, 23 अप्रैल 2006 में। इसमें क्या किया जाएगा कि जो नेपाल में सब दलीय संगठन था, गठबंधन, 7 वो राजनीतिक संगठन आया, मिला, आंदोलन का शुरुआत किया और 2006 में राजा ज्ञानेंद्र को भगा दिया। जो प्रजातंत्र को मानने से इनकार किया था उसको भगा दिया और कोइराला को, गिरिराज सिंह कोइराला को अंतरिम सरकार का PM चुन लिया गया, जिसने अपनी प्रथम बैठक में बहुत सारे कानून पारित कर राजा के अधिकांश शक्तियों पर क्या किया? पाबंदी लगा दिया। तो इसमें से पूछेगा
किस संगठन ने ये जो सप्तदलीय गठबंधन कहाँ पे एक्टिव था? तो नेपाल में। किसके लिए? इसको बोलते हैं 7 पार्टी अलायंस भी। किसके लिए? तो राजा ज्ञानेंद्र को हटा के लोकतंत्र की स्थापना के लिए। राजा ज्ञानेंद्र को कब हटाया गया? 2006 में। इसके बाद कौन आया? उसके बाद आया कोइराला आया। ठीक है, ये पूछेगा। बोलाविया के बारे में बता ही दिए कि बोलाविया था जो लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश था। ये सवाल बहुत बार पूछा है कि पानी को लेके, पानी के प्राइवेटाइजेशन को लेके कहाँ पे एक सफल संघर्ष आरंभ हुआ था? तो बोलाविया में हुआ था। बेल्जियम नहीं, बोलाविया। बेल्जियम में तो भाषा को लेके हुआ था ना। और कोचावा शहर में जल आपूर्ति का मामला था वहाँ पे। बेल्जियम का एक कोचावा शहर है, तो वहाँ पे जो है ना वाटर का, पानी का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था इसी के खिलाफ, जिस कारण लोगों का अब महीना कितना आने लगा बिजली बिल? तो 1000 से भी अधिक पहुँच गया था। फिर यहाँ देखिए बांग्लादेश का कहानी दिया है कि 1971 में बांग्लादेश तो आज़ाद हो ही गया, ये क्वेश्चन पूछा था। और 1975 में शेख मुजफ्फर रहमान वहाँ के संविधान में क्या किया? संशोधन लाकर संसदीय शासन के स्थान पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली को मान्यता दिलाई और वह अवामी लीग पार्टी को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया। तो ये देखो, ये पूछ सकता है कि 1975 में किसने बांग्लादेश में संशोधन लाकर क्या किया? तो शेख मुजीबुर रहमान ने संशोधन लाकर संसदीय प्रणाली थी जो भारत में, उसको छोड़कर वहाँ का जो प्रेसिडेंट ही प्रमुख रहेगा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अमेरिका वाला सिस्टम एडॉप्ट कर दिया। फिर याद रखना कि दिसंबर 2008 से लेके बांग्लादेश में चुनाव हुए। पूर्व शेख हसीना उसकी पार्टी अवामी लीग का चुनाव लड़ी। ठीक है, इतना कुछ और खास नहीं है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो जस्ट भारत के बाद। तो कैसे याद करेंगे? तो देखो, जैसे यहाँ पे भारत है, अब भारत के बाद जस्ट क्या है? श्रीलंका है। तो श्रीलंका कब भारत आज़ाद हुआ? 1947। उसके बाद ये आज़ाद हो गया 1948, भारत के बाद। याद हो गया, टीआरई में पूछा हुआ था ये। जातीय संघर्ष कहाँ पे हुआ था? तो श्रीलंका का ही मुद्दा है, तमिल और सिंहली में। फिर ये भी क्वेश्चन, भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। वीवीआई क्वेश्चन तब पूछेगा, दलीय व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है? तो जब से कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। फिर क्या हुआ कि विश्व में, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहले राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। यहाँ पर क्या हुआ था कि 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसके बाद क्या हुआ? एक विग पार्टी बना, एक टोरी, ये दोनों राजनीतिक दल बने। एक विग और एक टोरी, ये दोनों राजनीतिक दल बने। जो बाद में ये जो विग था ये उदारवादी दल कहलाया, लेकिन टोरी था इसको अनुदारवादी दल बोला गया। फिर आपको याद रखना है कि अमेरिका में संविधान निर्माण के बाद राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई। अमेरिका में संविधान बने, उसके बाद वहाँ पे राजनीतिक दलों का उत्पत्ति हुई। अब यहाँ से हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे इस स्लाइड से। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से माना जाता है? तो 1885। क्यों? क्योंकि इसी समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, पूरे विश्व में राजनीतिक दलों की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो ब्रिटेन से। क्यों? कि यहीं पे सबसे पहले 2 दल बना था ब्रिटेन में। क्या नाम था? एक का नाम था विग, एक का नाम था टोरी। कब बना था ये? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो 1688 में हुआ था, ये भी टीआरई में पूछा था
1668 में हुआ था। 1668 में उसके बाद व्हिग और टोरी बना। फिर पूछेंगे अगर हम कि टोरी को किस नाम से जानते थे हम लोग, तो टोरी क्या है, टोनी टोनी क्या है, अनुदार दल। और उदारवादी दल कौन था, व्हिग। तो व्हिग पे नहीं तो उदारवादी हो जाएगा। और टोरी जो है, टोनी भी है तो अनुदार दल थे। अमेरिका में कब हुआ राजनीतिक पार्टी बनाने की शुरुआत, तो संविधान निर्माण के बाद। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अब आइए ये स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में क्या है, कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यह विश्व के पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। इसने आज़ादी के बाद 1971 तक लगातार शासन किया, याद है। फिर उसके बाद 1980 से 89 तक देश पे शासन किया। 77 से 79 तक ही ना शासन चला था जनता पार्टी का। उसके बाद तो 1980 से 1989 तक फिर देश पे शासन किया। फिर आपको याद रखना है 2004 से क्या है, यूपीए के साथ यह दल देश पे शासन कर रहा है। तो यहाँ से सवाल पूछेगा कि कांग्रेस यूपीए के साथ दल बनाकर कब से शासन कर रहा है, 2004 से, अटल जी के बाद से। समझ सकते हो। देखो यही सवाल पूछा था भारतीय जनसंघ का स्थापना कब, तो 1980, 81 नहीं। ठीक है। और आपको याद रखना है ये जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, वह एनडीए के साथ गठबंधन कब बनाया था और कब तक शासन किया, तो 1998 में सबसे पहली बार गठबंधन बनाया और 2000 तक देश पे शासन किया। उसके बाद फिर यूपीए गठबंधन का नंबर आया। ठीक है, याद रहेगा। फिर से पूछेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में किसके प्रयत्नों से हुई, किसके प्रयास से, एस ए डांगे के प्रयास से। फिर इसके बाद में याद रखना कब हुई थी, 1925 में, किसके प्रयास से, एस ए डांगे के प्रयास से। फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में आस्था रखता है, सांप्रदायिकता का विरोध करता है, ये भी सही है। यह संसदीय लोकतंत्र में किसानों, गरीब और मजदूरों के हितों की बात करता है, ये भी सही है। इस पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से कहाँ कहाँ था, केरल, बंगाल, पंजाब, बिहार में। और 2004 में याद रखना जब यूपीए आया तो उस समय से क्या है, एनडीए के साथ मिलके, सॉरी, यूपीए के साथ ही मिलके ये बाहर से केंद्र सरकार को समर्थन कर रही है। यानी कि ये सीपीआई है, ये यूपीए वाले गठबंधन में शामिल है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआईएम, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1964 में। क्योंकि सीपीआई में 1964 में क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। इसके प्रमुख नेता थे ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, ए के गोपालन, वी रामामूर्ति। अब ये एग्जाम में पूछ सकता है कि तिगाड़ी में कि सीपीआईएम जो थे उसके प्रमुख नेता कौन थे, तो ये नाम तो याद ही रहता है, ज्योति बसु। सोमनाथ चटर्जी भी नाम याद रहता है। ए के गोपालन भी याद रहना चाहिए, 11th के बुक में भी दिया हुआ इनका नाम। राम मूर्ति ये याद नहीं रहता है, तो वी राम मूर्ति भी थे, याद रहेगा। ऐसे डांगे किससे जुड़े थे, ये बहुत पहले है ऐसे डांगे का नाम, सीपीआई में है, लेकिन सीपीआईएम में राम मूर्ति, गोपालन, सोमनाथ चटर्जी, ज्योति बसु। ऐसे भी देखो इनके नाम में कुछ भगवान टाइप का नाम दिखाई पड़ेगा, ऐसे भी याद हो सकता है, राम गोपाल जी, राम जी, गोपाल जी, सोमनाथ और ज्योति जी। ठीक है, इन सभी को उनका क्या किए, सोमनाथ में जाके गोपाल जी, राम जी का क्या किए, ज्योति जलाए। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद होना ही चाहिए। फिर आपको याद रखना है राजद, मतलब लालू वाला।
इसका स्थापना कब हुआ था इस पार्टी का? 1997 में, मतलब हमारे जन्म से पहले। जन्म से पहले ही लालू का पार्टी आ गया था। ठीक है, याद रहेगा। और RJD नीतीश जी वाला तो जन्म के बाद 1990 में। तो पहले आया था राजद, फिर आया नीतीश जी वाला JDU। ठीक है, आपसे पूछेगा ये सवाल कि 1999 में जनता दल से विभाजन होके किसके नेतृत्व में JDU का गठन हुआ, जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ? तो जनता दल से ही बना हुआ है JDU। किसके अगुवाई में बना था? तो शरद यादव। शरद यादव की अगुवाई में ही JDU का गठन हुआ था 1999 में, याद रहेगा। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के अगुवाई में समता पार्टी का भी JDU में क्या हुआ? विलय हुआ। तो यहाँ से मेरे दोस्त दो सवाल पूछेगा। एक तो पूछेगा आपको कि जनता दल किसकी अगुवाई में, जनता दल से किसकी अगुवाई में विभाजन होकर JDU बना? तब आंसर बोलना शरद यादव। और किसकी अगुवाई में JDU में समता दल भी शामिल हो गया, समता पार्टी? तो जॉर्ज फर्नांडिस। याद रहेगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है। समाजवादी पार्टी कब बना था? मुलायम सिंह द्वारा 1992 में, याद रहेगा बिल्कुल। कैसे याद रहेगा? 1992 में ही समाजवादी स्थापना करने के लिए पंचायती राज अधिनियम आया था, ऐसे याद कर सकते हैं डेट। फिर से यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये कब स्थापना हुआ था? तो ये 1973 में। कैसे याद रखोगे? एक तो 1973 में ही चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था। 1973 में भारत में फेरा एक्ट भी आया था। तो ऐसे याद करो, झारखंड के फेरा में कौन पड़ेगा? वहाँ कुछ है क्या? झारखंड में कुछ नहीं है। तो झारखंड के फेरा में कौन पड़ेगा? तो झारखंड से झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बना और फेरा से 1973 में बना। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसके लिए, याद रहेगा। और ये भी बताए थे 1975 में ही दिल्ली में संसद मार्च का अगुवाई कौन किया? JP नारायण। फिर ये मोस्ट BBI क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो इसमें बच्चा को दो ऑप्शन में भयंकर कन्फ्यूजन होता है, एक 1980 के दशक, एक 1970 के दशक। प्रारंभ बोल रहा है ना, तो शुरुआत तो हो गया था 1970 के दशक से ही। आज के वीडियो का भी पहले मैं शुरुआत यहीं से करवाई थी, इसी लाइन से, तो 1970 मारेंगे। ठीक है। फाइनली 1975 में क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो संपूर्ण क्रांति हो जाए, ये 1974 में संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, 1975 में आपातकाल लग जाएगा। तीसरा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेता कौन था, नेतृत्व कौन किया? जयप्रकाश नारायण। कब हुआ था ये? 1974। ठीक है। आइए यहाँ पे और सवाल है इसमें। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो 1977 में बोले थे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई सेंटर में, उसमें जनता पार्टी को बहुमत मिला। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो चिपको आंदोलन 3-4 तरीके का मांग उठाया था। एक तो आर्थिक शोषण से मुक्ति हो, ठीक है, यहाँ के लोगों को ही क्या मिले? स्थानीय अधिकार मिले, न्यूनतम वेतन मिले वन कर्मचारी को, ये भी आवाज़ उठाया था।
अंगूर की पेड़ काटने की अनुमति से, ये भी था अंगूर के पेड़ काट, कोई भी पेड़ काटने का अनुमति से भी था यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट। शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ उठाई भी महिला चिपको मूवमेंट में, ये भी याद है। हाँ, और लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध ऐसा कोई बात नहीं था चिपको मूवमेंट में, तो ये सब ठीक है, नहीं होगा, ये फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा। दलित पैंथर्स का कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? बताए थे दलित पैंथर्स 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के समय क्या था, एक्टिव था, बना था कहाँ पे? महाराष्ट्र में शिक्षित दलितों के द्वारा। तो वो क्या क्या 3 बात उठाया था। एक तो जाति प्रथा खत्म कीजिए, दूसरा भूमिहीन गरीब को आप भूमि दीजिए, और तीसरा उठाया था जो औद्योगिक श्रमिक है शहर में, उसके लिए भी आवाज़ उठाया था। लेकिन दलित सेना के गठन की ये बात नहीं किया था दलित पैंथर्स। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख नेता था? भारतीय किसान यूनियन का सबसे प्रमुख नेता था टिकैत, और उसके साथ एक और था वीरचीर सिंह, ऐसा ही कुछ करके था। कि भारतीय किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय समिति है उसका संयोजक का नाम क्या था? तो देखो ये दिया हुआ ये जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय समायोजन समिति का संयोजक कौन था? तो यदुवीर सिंह। लेकिन भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख कौन था? तो टिकैत सिंह। फिर ये सवाल देखो, पूछ रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। टीआरई में भी पूछा हुआ ये सवाल। ठीक है। और कब शुरू हुआ था? तो क्या बताए थे? ट्रिक, पंचायत में बैठ के ताड़ी पी रहा है, तो 1992। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये 3 राज्यों से। जीएम स्क्वायर 1980 के 8वें दशक 1980 के बाद शुरू हुआ था। मेघा पटनाकर इससे जुड़ी भी हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो राजस्थान से। राजस्थान में भी कहाँ से? तो भीमसेल तहसील से। दूसरी बात कि कब हुई थी ये सूचना का अधिकार की शुरुआत? तो 1990 के दशक से ही हो गई थी। उसके बाद इस दिशा में सबसे पहला कदम क्या उठाया गया? तो 1996 में दिल्ली में एक सूचना से संबंधित सूचना के लिए एक समिति भी बना था, राष्ट्रीय समिति। 2004 में सबसे पहली बार बिल आया था इसके लिए, लेकिन पास नहीं हो पाया। फिर 2005 में बिल लागू हुआ, और फाइनली जून 2005 में सूचना का अधिकार हमारा मिल गया, और ये मौलिक अधिकार भी है भी शामिल। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो जून 2025 में। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तब बताए थे नेपाल में 7 वो पार्टी गठबंधन बनाया था। कब? 2006 में। क्यों? क्योंकि वहाँ के राजा को हटाने के लिए, राजा ज्ञानेंद्र था, उसको हटाने के लिए, और कोइराला को लाने के लिए। तो क्या आंसर होगा? यहाँ पे देखो, राजे को देश को छोड़ने पर मजबूर करना कि लोकतंत्र की स्थापना करना, नहीं, लोकतंत्र की स्थापना करना। 2006 में नेपाल में क्या हुआ? लोकतंत्र की स्थापना के लिए 7 वो पार्टी आया, क्योंकि जो राजा ज्ञानेंद्र था वो बात मानने से इनकार कर दिया था, प्रजातंत्र मानने से इनकार कर दिया था, इसी कारण। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो बोलीविया में जो पानी के प्राइवेटाइजेशन था ना, निजीकरण, उसके खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ था, जिस कारण पानी का कीमत बढ़ गया था। तो ये श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था?
तो कैसे याद कराए थे? ऊपर है भारत और नीचे है श्रीलंका। तो भारत के बाद श्रीलंका 1948। राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का मतलब क्या है? कि बहुत सारे व्यक्तियों का ये समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सभी राजनीतिक दलों का क्या प्रमुख उद्देश्य है? कि सत्ता पे कब्जा करना। तो ये चुनाव लड़ना नहीं, ये मुख्य उद्देश्य नहीं। चुनाव लड़ के क्या करेगा? घंटा और सरकारी पद थोड़ी प्राप्त करना है। सरकारी पद ही प्राप्त करना है तो आईएएस बन जाओ। सत्ता प्राप्त करना है तो ये। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम पड़ा था आपको कहाँ पे? ब्रिटेन में। कैसे? तो ब्रिटेन में जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था 1668 में, उसके बाद वहाँ पे दो पार्टी बना था, एक टोरी पार्टी और एक व्हिग पार्टी। बताए थे व्हिग पार्टी जो था वो अनुदार दल था, भले उदार दल था, लेकिन जो टोरी पार्टी था वो अनुदार दल था। लेकिन भारत में कब से राजनीतिक दलों का नींव पड़ा? भारत में पूछे तो 1885 में, जब से कांग्रेस का स्थापना हुआ। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है राजनीतिक दल को। संविधान को नहीं मार देना, देखो यहाँ पे फंसाने वाला है। लोकतंत्र संविधान बना ही दिया गया, लेकिन कोई दल रहेगा ही नहीं तो फिर से तानाशाह आ जाएगा। इसी कारण लोकतंत्र का प्राण माना जाता है राजनीतिक दल को। आपकी SCERT में ये सेम लाइन 5-6 बार रिपीट है, इसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा काम राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरशाहों की बहाली से संबंधित काम ये नहीं करता है, ये तो सरकार करती है ना, राजनीतिक दल थोड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करना। राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, जब बल्कि सपोर्ट करते हैं। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? मतलब वहाँ पे एक ही दल है, तब ब्रिटेन। बाकी यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है इन तीनों में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो जहाँ पर बहुदलीय होगा सिस्टम। फिर यहाँ पर है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो ये वाला ग, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। ये चुनौती थोड़ी है। राजनीतिक दल तो आराम से रख देगा जनता की समस्याओं को सरकार के पास। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून के पर दो ही आदमी पे लागू होगा, एक तो सांसद पे, एक विधायक पे। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। राजनीतिक दलों में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है इसमें से? तो लोजपा थोड़ी राष्ट्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में बना था, ये राष्ट्रीय पार्टी है बिहार का। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। समाजवादी पार्टी का चिन्ह क्या है? तो साइकिल। लोजपा का चिन्ह क्या है? तो बंगला। लो जी बंगला, समाज के लोग साइकिल से चलेंगे, ऐसे याद कर सकते हो। राजद, लंटेन, जेयू, तीर। अब यहाँ पे फिर अब हम लोग तीसरा चैप्टर में घुस गए। यहाँ पर बोल रहा है माओवादी नेता
पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके साथी ब्रिटेन और भारत में स्थापित कैबिनेट प्रणाली की सरकार के सिद्धांत नेपाल में भी लागू करना चाहते हैं, जो कि वहाँ की जनता को स्वीकार नहीं हो सकती। यहाँ पे बोल रहा है एक माओवादी नेता है जिसका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड और उसके साथी नेपाल में क्या है, उनके साथी ब्रिटेन और भारत के जैसा क्या करना चाहते थे। जैसे यहाँ पे कैबिनेट प्रणाली है, कैबिनेट सिस्टम है, वही नेपाल में भी चाहते थे, लेकिन नेपाल की जनता को स्वीकार नहीं थे। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में राष्ट्राध्यक्ष रबर स्टैम्प की तरह होते हैं। कहाँ पे? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में राष्ट्राध्यक्ष रबर के जैसा होती है। भारत ने शासन प्रणाली वही अपनाई है, लेकिन यहाँ का राष्ट्रपति रबर स्टैम्प नहीं है। बोल रहा है कि भारत भले ये सब वाला सिस्टम अपनाया है, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वाला, लेकिन यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो रबर स्टैम्प नहीं है। और नेपाल में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वहाँ का जो प्रमुख है वो रबर स्टैम्प बन जाए। ये जो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में चुनौती, चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी, उससे संबंधित है। तो पहला सवाल बनेगा कि नेपाल में कौन कैबिनेट प्रणाली सरकार की सिद्धांत को स्थापना करना चाहता था। तो माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड और उसके साथी, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति यहाँ पे रबर स्टैम्प है, तो बोलना नहीं। कहाँ पर है रबर स्टैम्प? तो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, ठीक है। दूसरा, नेपाल की संसद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के माधव कुमार नेपाल का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया। उन्हें 24 राजनीतिक दलों में से 21 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। 240 साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र बनाया। इस मुल्क को अपना लोकतंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है। सही बात है। तो यहाँ पे बोलेगा कि माधव कुमार किस पार्टी से संबंधित थे नेपाल में? तो उनकी पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। किसको पीएम बनाए गए थे नेपाल में? तो माधव कुमार को। अब एक और चुनौती देख रहे हैं हम लोग। उत्तरी आयरलैंड, जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की धार्मिक कट्टरता ने हिंसक संघर्षों को जन्म दिया। 4 साल पहले टोनी ब्लेयर के प्रभाव से साझा सरकार बनी, लेकिन फिलहाल टूटने के कगार पे है। तो पूछेगा यहाँ पे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का मामला कहाँ पर है, कहाँ पे ये संघर्ष दिखाई पड़ता है। आगे हम इसको केस को डिस्कस भी करेंगे बढ़िया से। तो बोलना उत्तरी आयरलैंड। यहाँ पे 2 धार्मिक समूह हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उन दोनों में लफड़ा देखने को मिलता है, लेकिन इस लफड़ा को सुलझाने के लिए किसके प्रयास से वहाँ पे साझा सरकार बना था? तो टोनी ब्लेयर। तो टोनी ब्लेयर का सरकार कहाँ पे बना था? उत्तरी आयरलैंड। दूसरा, अमेरिका में देख ले रहे हैं क्या समस्या है। अमेरिकी संविधान में निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। तो ये लाइन कौन बोला था? तो हैमिल्टन बोला था, ठीक है। हैमिल्टन कैसे याद रखेंगे? तो हैमिल्टन के बारे में, तो हैमिल्टन के बारे में एक लाइन याद रखो, हेलमेट पहनने से क्या होता है? आदमी को ऊर्जा आ जाता है। ऊर्जा आएगा तो अब आराम से गाड़ी चलाएगा। तो हैमिल्टन बोला कौन सा बात? तो कार्यपालिका को ऊर्जा होना चाहिए, बाकी सब लाइन अपने आप जुड़ जाएगा, ठीक है। 15वें लोकसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन द्वारा लोकसभा में 543 में से 265 सीट पर विजय पाया। यूपीए
द्वारा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद वह पूर्ण बहुमत के आंकड़े 272 को पास नहीं कर पाया, जबकि गठबंधन कांग्रेस कुल मिलाकर 202 सीटें प्राप्त कर सकी। फिर भी उसे डमरुक और तृणमूल कांग्रेस का दबाव सहना पड़ा। ठीक है, गठबंधन भले ही 202 सीट पा लिया, लेकिन इसको दबाव सहना पड़ा। तो यहाँ पे पूछेगा 15th लोकसभा चुनाव था जो 15वां, उसमें यूपीए को कितना सीट आया था? 543 में से 265। यहाँ पे नाइजीरिया के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये जो चुनाव में फ्रॉड वाला मामला कहाँ हुआ था? तो नाइजीरिया में। कैसे याद करेंगे? तो नाइजीरिया में फ्रॉड नज़र आया, नाइजीरिया के चुनाव में फ्रॉड नज़र आया। तो नाइजीरिया से नाइजीरिया, नज़र से भी नाइजीरिया, फ्रॉड से कहाँ पे नज़र आया? तो चुनाव में नाइजीरिया के। क्या हुआ था नाइजीरिया का मामला में? तो नाइजीरिया के चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को भी गलत ढंग से जीते हुए उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर दिया था। ये जो चुनावी घोटाला है नाइजीरिया में हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद भी महिलाओं का जो प्रतिशत है भारत में राजनीति में 10% से ज़्यादा के बाद नहीं, 10% से ज़्यादा अभी हो गया है, लेकिन 15% से अभी कम है 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन और जगह देखोगे तो ये भारत से भी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन में कितना प्रतिशत महिला भागीदारी है राजनीति में? 19%। अमेरिका में 16%, इटली में 16%, आयरलैंड में 14%, फ्रांस में 13.9%, भारत में 15% से भी कम, लगभग 11% के आसपास है। तो इसका ट्रिक ऐसे है, ऐसे इसका ट्रिक मैंने आगे भी बता दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे देख लो। सबसे ज़्यादा कहाँ पर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी है? तो ब्रिटेन में, फिर अमेरिका में, फिर है आपको इटली में, फिर आयरलैंड में, फिर फ्रांस में। तब भाई BAIIF यहाँ पर कितना है? 19। यहाँ पे 19% महिला की भागीदारी है, यहाँ पे 16.3%, यहाँ पे 16.1%, यहाँ पे 14%, और फ्रांस में 13%। 19, 16, 16, 14, 13, BAIIF। अब अलग अलग देशों में अलग अलग लोकतंत्र की चुनौती है, उसको देख लें। चिली में क्या चुनौती है? तो चिली में जो जनरल पिनासो की सरकार है वह चुनाव में हार गई, लेकिन उनके संस्थाओं पर अभी भी सेना का कब्जा बरकरार है। ठीक है, देखो पिनासो बढ़िया आदमी नहीं था चिली में, वो चुनाव में हार गया, लेकिन फिर भी चिली में बहुत सारे संस्थाओं को ऊपर क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ था। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? पिनासो चिली से संबंधित थे। तो इसका ट्रिक है, चिली को पीसो। चिली क्या होता है? खाने वाला। तो उसको क्या करते हैं? पीस कर खाते हैं। तो चिली को पीसो से क्या हो जाएगा? चिली से चिली, पिनासो से जनरल पिनासो चिली से संबंधित है। सॉलिडेरिटी पार्टी जो थी, मजदूरों का संगठन था, कहाँ पर था? तो पोलैंड में। कैसे याद करेंगे ये? सॉलिड पोल, कोई पोल है वो बहुत सॉलिड है, तो सॉलिड पोल से सॉलिड से हो जाएगा सॉलिडेटरी, पोल से हो जाएगा पोलैंड। घाना की आज़ादी मिली और किसे प्रेसिडेंट चुन लिया गया? एना क्रूमा को। किसको चुन लिया गया? एना क्रूमा को। तो घाना ना, एना क्रूमा, घाना एना क्रूमा। फिर यहाँ पे देखो सऊदी अरब का मामला क्या था? तो सऊदी अरब में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों
पर हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी आज़ादी नहीं थी। वहाँ की महिलाओं पर भी प्रतिबंध था और जो धर्म वहाँ पे अल्पसंख्यक है उसको भी प्रतिबंध था। कहाँ? सऊदी अरब में। अब देखो यूगोस्लोवाकिया का मैटर क्या था वहाँ पे, लोकतंत्र की चुनौती। तो यूगोस्लोवाकिया में कोसावो प्रांत है। वहाँ पे सर्ब और अल्बानियाई लोगों के बीच जातीय तनाव के कारण यूगोस्लाविया क्या हो गया, टूट गया। तो पूछेगा कौन देश अपने जातीय संघर्ष तनाव के कारण टूट गया था? तो श्रीलंका नहीं मान देना, वहाँ संघर्ष हुआ लेकिन टूटा नहीं श्रीलंका, लेकिन यूगोस्लोवाकिया टूट गया। वहाँ का जो कोसावा प्रांत था वहाँ पे दो वो जाति था, एक में था सर्ब और एक था अल्बानिया। इन दोनों में संघर्ष हुआ जिसके कारण यूगोस्लोवाकिया क्या हो गया, टूट गया दो भाग में। बेल्जियम में क्या मामला था? तो संवैधानिक सुधारों का एक दौर चला लेकिन डच भाषी लोग असंतुष्ट, उनकी अधिक स्वायत्तता की मांग। बताए थे बेल्जियम में फ्रेंच क्या थे, अमीर थे, उनकी संख्या कम थी लेकिन वो अमीर थे। डच जो थे वो अधिक संख्या में थे लेकिन वो गरीब थे। इसी कारण डच लोग भी अपनी फ्रीडम, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो ये बेल्जियम का मुद्दा है, भाषा वाला, फ्रेंच और डच के बीच। श्रीलंका में क्या था? तो सरकार और लिट्टे के बीच शांति वार्ता भंग, हिंसा फिर से भड़की। तो लिट्टे शब्द कहाँ से संबंधित है? श्रीलंका से। श्रीलंका में ही तो श्रीलंकाई लोगों को क्या किया जा रहा था, जो कम संख्या में थे उसको दबा दिया, सिहली लोग। अमेरिका में ये क्या है, अमेरिका ही है ना। अमेरिका में नागरिक अधिकार और श्वेत लोगों को समान अधिकार मिले लेकिन वो अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमज़ोर स्थिति में थे। अमेरिका में अश्वेत लोगों को अधिकार मिला लेकिन कम ही मिला, जिसके कारण वो अभी भी अशिक्षित और गरीब थे। इसी कारण अश्वेत लोग नागरिक अधिकार की मांग करेगा। उत्तरी आयरलैंड में गृह युद्ध समाप्त भले हो गया लेकिन वहाँ पे दो धर्म का लफड़ा था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का। ठीक है, क्योंकि दोनों में आपसी विश्वास का अभाव था। तो ये सारा लोकतंत्र में चुनौती था। पढ़े पहला सवाल, मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लॉर्ड ब्राइस ही ये बुक लिखे थे। कैसे याद होगा? तो 22 में मॉडर्न डेमोक्रेसी, 22 में मॉडर्न डेमोक्रेसी। 1789 में कौन सा क्रांति हुआ था? तो फ्रांसीसी। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? ब्रिटेन में 68 में हुआ था। ठीक है, कि 68 में, बताओ, सर्च करते हैं इनको। देखो हम गलती थे, वहाँ पे 68 में ही हुआ है। ठीक है, 68 में नहीं। हम बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि 68 में हुआ था कि 68 में हुआ था। तो 68 में नहीं हुआ था, 1688 में हुआ था ब्रिटेन के अंदर। उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्रांति का देन है? तो ब्रिटेन में जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति, इसी में उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत आया। ठीक है, 68 में। इसी कारण तो ब्रिटेन से क्या हुआ था, राजनीतिक दलों का उदय आरंभ हुआ इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद। दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो दुनिया के 1/4 हिस्से पे अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जगह कोई ना कोई और व्यवस्था है, राजशाही, तानाशाही।
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की धार्मिक कट्टरता ने कहाँ हिंसक संघर्ष को जन्म दिया? तो इन दोनों में लफड़ा कहाँ हुआ था धर्म को लेके? उत्तरी आयरलैंड में। टोनी ब्लेयर किस देश के पीएम बने? तो इंग्लैंड के। इंग्लैंड के ही अंदर उत्तरी आयरलैंड भी आता है। अगर उत्तरी आयरलैंड आंसर दिया है तो ठीक, नहीं तो इंग्लैंड भी सही होगा। इनको विवाद को सॉल्व करने के लिए साझा सरकार का पीएम कौन बनाया था? टोनी ब्लेयर। भारतीय लोकतंत्र का कितना अंग है? तो 3। कौन कौन सा अंग होता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। किसने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, विधायिका में दूरदर्शिता और न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए? तो ऊर्जा वाली बात कौन बोला था? तो हेलमेट पहनने पे क्या आता है हम लोगों को? ऊर्जा। तो हैमिल्टन। भारत में लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? तो सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, कि आतंकवाद की जातीय समस्या को समाप्त करना, कि नागरिक अधिकार को समाप्त करना? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर इसका रट लो। सामाजिक भेदभाव होगा, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख समस्या है। अभी तो आतंकवाद का उतना समस्या नहीं है भारत में, लेकिन ये दोनों भी है। नागरिक अधिकार का भी उतना समस्या नहीं, लेकिन ये तो है। लेकिन इससे भी बढ़िया आंसर ये वाला होगा, क्योंकि सामाजिक भेदभाव के कारण ही क्या होता है? धार्मिक भेदभाव होगा, जातीय भेदभाव होगा, नस्लीय भेदभाव होगा। इन सभी सामाजिक भेदभाव से ही संबंधित है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होगा तो अच्छे लोगों को चुन भी नहीं पाएगा। अच्छे लोगों को चुनने के लिए समझ होनी चाहिए, जो कि समझ शिक्षा से मिलती है। इस कारण लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा। 15वें लोकसभा चुनाव में यूपीए के द्वारा लोकसभा में 543 में से कितना सीट जीता? तो 543 में से 265 सीट जीता, ठीक है। लेकिन फिर भी 272 वाला ये जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, इसको पार नहीं कर पाए। लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है? तो विशेषाधिकार को। किसी के पास स्पेशल प्रिविलेज क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस समय प्राप्त हुआ? तो 1871 में। 1871 में। कैसे याद करेंगे? 1871 हठता महिला को मताधिकार दे रहे हैं। हठता महिला को मताधिकार दे रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1990 में। कैसे याद होगा? तो निब्बा निब्बी महिला, निब्बा निब्बी महिला, 1990। किस देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है राजनीति में। कितना परसेंट है? 19%। ऐसे ट्रिक बताए थे। BAIIF, B फॉर ब्रिटेन, फिर उसके बाद कहाँ पर? A फॉर अमेरिका, फिर I फॉर इटली, फिर I फॉर आयरलैंड, फिर F फॉर फ्रांस। यहाँ पे 19%, फिर यहाँ पे 16%, फिर यहाँ पे 16%, फिर यहाँ पे 14%, फिर यहाँ पर 13%। सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है ब्रिटेन में राजनीति में, 19%। इनमें से कौन लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है? तो भारत में अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना, ये थोड़ी चुनौती है। अरे आर्टिकल 29 और 30 पढ़ते हो ना, तो उसमें अल्पसंख्यक के हितों की तो रक्षा की गई है। महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है? तो बिहार में। महादलित आयोग बिहार में बना है, BBI। और दलित पैंथर्स बोलता तो महाराष्ट्र में। जनरल पिनासो का संबंध किस देश से है? तो क्या पीसते हैं? चिली, तो चिली। पोलैंड में क्या था? सॉलिडेरिटी। घाना में क्या था? तो घाना में एनाक्रामा पीएम बनी थी। किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध है? सऊदी अरब में। वहाँ के अल्पसंख्यक को भी प्रतिबंध है और महिला को भी। बेल्जियम में क्या था? तो बेल्जियम में भाषा को लेकर संघर्ष था।
फ्रेंच वर्सेस डच। नेपाल में क्या मुद्दा था? नेपाल में लोकतंत्र को लेकर मुद्दा था 2006 वाला। यूगोस्लावाकिया में क्या था? तो आपसी संघर्ष के कारण यूगोस्लाविया दो भाग में टूट गया। एक था बर्वे, किसमें किसमें था यहाँ देखो, यूगोस्लावाकिया में कोसावे प्रांत में सर्वे और अल्बानिया के लोगों के बीच जातीय तनाव के कारण यूगोस्लाविया क्या हो गया, टूट गया। सर्वे और अल्बानिया। हाँ, तो ये टीआरई में पूछा था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया? तो 1990 में। क्या याद कराए थे? 90 से 90 महिला। ठीक है, देखो सवाल आ ही गया, कौन सा देश जातीय तनाव कहाँ पर था और आपसी संघर्ष हुआ उसमें, किस किस में हुआ आपसी संघर्ष? तो एक था बर्मे और एक था अल्बानिया से कुछ करके, जिसके कारण इस दोनों में संघर्ष हुआ और यूगोस्लाविया क्या हो गया, टूट गया दो भाग में देश। तो यूगोस्लोवाकिया में। श्रीलंका में भी जातीय संघर्ष हुआ था लेकिन श्रीलंका टूटा नहीं। ठीक है, सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त के दिन 2011 को। कैसे याद रखेंगे? तो 11 यानी कि शुभ शुभ सेवा का अधिकार दीजिए, अगर कोई सेवा किया है तो उसको 11 रुपया शुभ शुभ दीजिए। लोकतांत्रिक देशों में मौजूद असमानता गरीबी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लोकतांत्रिक देशों में एक देखा जाता है सबसे बड़ा डिमेरिट कि कुछ ही लोग के पास क्या है, बहुत पैसा है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देख लो अंबानी, अडानी, इन लोगों के पास क्या है, बहुत पैसा है, लेकिन कुछ लोग क्या है, बहुत गरीब है। कुछ लोग इतने गरीब हैं यहाँ पे लोकतंत्र में कि उनके पास भोजन, कपड़ा, मकान, इन सभी का भी क्या है, इन सभी को भी उपयोग नहीं कर पाते हैं वो। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इस लाइन को दिखाने के लिए याद है एनसीईआरटी में एक पिक्चर भी था पिज्ज़ा वाला, ये पिज्ज़ा का पूरा भाग है, तो एक छोटा सा भाग इसमें से काट के लोकतंत्र में दिखाया गया कि गरीब को दे दिया जाता है, बाकी सब जो बचा हुआ भाग है तो ये अमीर बैठ के खा रहा होता है। आर्थिक समृद्धि और विकास, इसका संबंध लोकतंत्र से कैसे है? तो ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। यहाँ पे है, अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित है? एक सवाल पूछ रहा है आदमी, तब बोलता है कि नहीं। अगर हम 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों की कामकाज की तुलना करेंगे तब पाएंगे आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। यहाँ पे बोल रहा है 1950 से 2000 के बीच डाटा कलेक्ट किया गया तो उसमें देखा गया कहाँ पे आर्थिक समृद्धि ज़्यादा है, आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक समृद्धि या विकास कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, लोकतांत्रिक वाले देश में या तानाशाह वाले देश में? तो वहाँ पे पाया गया लोकतंत्र से ज़्यादा आर्थिक विकास कहाँ पर है, तानाशाह वाले देश में। क्योंकि लोकतंत्र में तो सभी को अधिकार है लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ जाता है और सरकार उनसे पैसा छीन भी नहीं पाता है जल्दी। तानाशाह में तो हो सकता है कि अगर कि कोई ज़्यादा कमा रहा है तो उससे छीन के गरीब में बांट दें, जिस कारण तानाशाह में ये चीज़ आर्थिक विकास ज़्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन पैसा ही सब चीज़ नहीं होता है। ये लोकतंत्र को बचाव में एक पॉइंट हो जाएगा। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतंत्र शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। सही बात है कि लोकतंत्र के लिए चिंता का कारण है कि तानाशाही तुमसे आर्थिक विकास में ज़्यादा है, लेकिन हम बात बोले ये कि लोकतंत्र में सिर्फ पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है,
अधिकार भी होनी चाहिए, जो कि तानाशाह में नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक डाटा दिया हुआ है 1950 से 2000 के बीच। बहुत सारा देश का आंकड़ा इकट्ठा किया गया है कि देखा गया है कहाँ आर्थिक विकास दर ज़्यादा है, तो दो दो करके बताया गया है। मान लो कि ओवरऑल चाहे अमीर देश हो, ओवरऑल चाहे अमीर देशों में लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही शासन, कौन दोनों में आगे हैं? तो तानाशाही शासन ही आगे में है। और ओवरऑल में चाहे अमीर देशों का कंपेरिजन करते हैं इन दोनों के शासन में, तो गैप बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन गरीब देशों में अगर तानाशाही शासन या लोकतंत्र शासन की तुलना करते हैं, तो आर्थिक विकास में वहाँ पर भी कौन आगे है? तानाशाह वाला ही आगे है, यहाँ देखो। लेकिन ये जो गैप है गरीब देशों में आर्थिक विकास का, वह कम दिखाई पड़ता है। यहाँ पे गैप ज़्यादा है। अब यहाँ पे सवाल आ गया, बीबीआई सवाल, निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास दर अधिक है? तो बच्चा मार देगा लोकतंत्र, नहीं अभी सीखा है तानाशाही में, ठीक है। या फिर इससे भी बढ़िया ऑप्शन सी वाला दिया हुआ है, सभी गैर लोकतांत्रिक शासन। गैर लोकतांत्रिक शासन के अंदर राजशाही भी आ जाएगा और तानाशाही भी आ जाएगा। तो ये लोकतांत्रिक शासन से ज़्यादा विकास दर इसमें दिखाई पड़ता है, आर्थिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र में आर्थिक लाभ के वितरण के संबंध में सत्य है? तो यहाँ पे देखो, लोकतंत्र में किसको आर्थिक लाभ हो रहा है? तो अमीर लोग और अमीर हो रहा है, गरीब लोग और गरीब बढ़ रहा है। इनमें से किस देश में आधी आबादी गरीबी में रहती है? तो ऐसे ये बांग्लादेश में क्या है? पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीबी है। नाम है बांग्लादेश, मतलब बंगला वाला देश, लेकिन यहाँ पे क्या है? आधे से भी ज़्यादा लोग गरीब हैं, क्योंकि इनके पास अपना बंगला नहीं है। इन मूल्यों में किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? लोकतंत्र में किसका नैतिक रूप से भी प्रतिबंध है और कानूनी रूप से भी? तो ये आंसर होगा लिंग समानता। याद रखेंगे, जाति आधारित समानता नहीं। ये क्यों प्रतिबंध होगा? जाति आधारित समानता, लिंग समानता प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा माना गया है, महिला को आरक्षण दिया गया है। इसका लिंग समानता क्या है? प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे महिला को कुछ स्पेशल माना गया है, बच्चों को स्पेशल माना गया है। आंसर ए होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य का एक आदर्श उदाहरण है? कितना बढ़िया लाइन लिखा है। तक कहाँ पे जाते बहुत विविधता था किस देश में, लेकिन फिर भी वहाँ पे सामंजस्य अच्छा से किया। तो बेल्जियम में बहुत सारे लोग बहुत भाषा बोलते थे, और स्पेशली लड़ाई था डच और फ्रेंच के बीच में, लेकिन दोनों साथ में आया और बढ़िया बेल्जियम मॉडल का गवर्नमेंट प्रस्तुत किया। तो बेल्जियम। लोकतांत्रिक सरकार किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है, चूँकि यह इनमें से किसको बढ़ावा देती है? तो लोकतांत्रिक सरकार आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समानता वो तो देगी ही, भले तानाशाही से कम दे ये चीज़, लेकिन इसको तानाशाही से ज़्यादा देगी, और किसी भी अन्य शासन से ज़्यादा। लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। फिर यहाँ पे पॉइंट देखें, बहुत सी औरतों को पाते हैं, ये वाला लाइन आपको टीआरई में आया था। दुनिया के कुछ हिस्से, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, एनएफएस, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन,
जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। सार्वजनिक जीवन में इन देशों जो है एनएफएस में, यहाँ पे महिलाओं का भागीदारी क्या है, बहुत ऊंचा है। ये 10th क्लास के बुक है, उसमें से लाइन उठाए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देख लो, अलोकतांत्रिक सरकार को विधायिका का सामना करना पड़ता है जबकि लोकतांत्रिक सरकारों को नहीं। उल्टा बोल दिया। अलोकतांत्रिक सरकार क्यों विधायिका का सामना करेगा? लोकतांत्रिक सरकार न विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का सामना करता है, तो ये गलत है। तो बाकी ये दोनों सही है। अब और क्वेश्चन समझ लो। ऑन एवरेज एन इंडियन वोमन वर्क्स मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। ये सवाल बोल रहा है, 10th का क्वेश्चन है, 10th बुक का, कि ऐसा माना जाता है कि महिला जो है पुरुषों से कितना घंटा अधिक काम करती है हर रोज़। तो हर रोज़ 1 घंटा अधिक काम करती है। ये देखो, महिला को बहुत सारा काम करना है, तो महिला पुरुषों से 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? कि दोनों, लड़का हो या लड़की, दोनों को समान वेतन मिले। तो बच्चा कन्फ्यूजन होता है इस दोनों डेट में, 86 था कि 76 था। तो 1976 होगा। कैसे याद करेंगे? तो दोनों क्षेत्र को समान पैसा चाहिए, ऐसे। 86 में क्या आया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम। द नेशनल एवरेज ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज इन द कंट्री एज पर सेंसस वाज 1914। चाइल्ड रेशियो कितना है? 1914। The percentage of elected women members in Lok Sabha had crossed 10% of its total strength for the first time. इसमें ये बोला गया कि पहली बार भारत में किस साल लोकसभा में 10% से अधिक सांसद महिला दिखाई पड़ी? तो 2009 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे याद रखोगे? तो 9 में 10 से ज़्यादा दिखाई पड़ा, ये ट्रिक हो गया। 9 में 10 से ज़्यादा दिखाई पड़ा, 9 से 2009 में 10 से ज़्यादा दिखाई पड़ा, मतलब 10% से ज़्यादा महिला या 10% दिखाई पड़ा। जो स्थानीय स्वशासन होते हैं, पंचायत और नगर निगम पालिका, इसमें महिलाओं के लिए कितना सीट रिजर्वेशन है? तो बच्चा इसमें कन्फ्यूजन होगा, 2/3 नहीं, 1/3 इतना सीट रिजर्व है। किसने किया था? किसने कहा था कि धर्म को कभी राजनीति से हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे, जबकि धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए? तो ये बोला था आपने, गांधी बाबा ने। ये भी टीआरई में सवाल पूछा हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्टेट असेंबली इज, अभी बहुत सारी स्टेटों में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व कितना है? तो 5% से भी कम। A person who believe in equal right and opportunity for women and men is termed as, जो इक्वल राइट की बात करे, समानता की बात करे महिला और वुमेन, महिला और पुरुष में, उसी को क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। Among the following, which countries have high participation of women in public life? कहाँ पे महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में उच्च भागीदारी है? तो वो है एनएफएस। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। तो यहाँ पे फिलहाल बढ़िया आंसर होगा स्वीडन और अफ्रीका। Boys and girls are brought up to a belief that the main responsibility of women housework and bring up children. This is reflected in a most of sexual division of labor. इसमें बोल रहा है कि बॉयज़ के बारे में माना जाता है कि घर से बाहर काम करे, महिला घर में। ये बात किस प्रकार
के डिवीज़न में दिखाई पड़ता है। तो लिंग के आधार पर डिवीज़न जो होता है लेबर का, मजदूरी का, उसमें दिखाई पड़ता है। इंडिया इज स्टिल दिस टाइप ऑफ सोसाइटी, भारत अभी भी किस प्रकार का समाज है? पैट्रियार्कल सोसाइटी। फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या मुख्य एम है? इक्वालिटी, समानता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज यूनिक टू इंडिया? इंडिया के लिए यूनिक डिवीजन क्या है? तो वो है कास्ट डिवीजन। वोमेन्स मूवमेंट हैड आर्ग्यूड दैट of all religion discriminates against women, family law. Religion has the highest representation of women in their national parliament. मतलब कह रहा है किन देशों के संसद में, राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक रहता है? नॉर्डिक देश में, नॉर्डिक कंट्री। तो ऐसे याद करो, नॉर्डिक का नेशनल पार्लियामेंट में अधिक भागीदारी, एन से नॉर्डिक, एन से नेशनल पार्लियामेंट। इन स्कैंडिनेवियन देश, countries such as Sweden, Norway, or Dutch, the participation of women in public life is very high. स्कैंडिनेवियन देश बताए थे तीन वो, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। किसमें? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। स्विट्ज़रलैंड नहीं, स्वीडन। तो क्या हुआ आंसर? फिनलैंड, क्योंकि स्वीडन, नॉर्वे तो दिए ही हैं। एक और का नाम पूछ रहा था। किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है? तो देखो ही फंसा दिया। आपको लगेगा भारत इसमें हो ही नहीं सकता, सही में भारत नहीं है, क्योंकि भारत में 15% से कम महिलाओं की भागीदारी है राजनीति में। ये तीनों एनएफएस वाला है, तो इन तीनों में होगा कि भारत में नहीं। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल संख्या के ऊपर कभी नहीं हुआ, 10% के ऊपर कभी नहीं हुआ। अभी तो हल्का सा 10% से बड़ा है, लेकिन 15% से अभी ऊपर नहीं है, नीचे ही है। लैंगिक विभाजन किस आधार पर होता है? तो सामाजिक अपेक्षा के आधार पर, जैविक नहीं, बायोलॉजिकल क्या माने उससे नहीं। समाज डिसाइड किया हुआ है कि लड़का है तो ये काम करेगी, लड़की है तो वो काम करेगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्लास 10 में जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन करके एक चैप्टर है, उसी में से पूछ रहे हैं सवाल। नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है? जो नारीवादी आंदोलन चलाई तो ये समानता की बात करती थी और समान अधिकारों की बात करती थी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है।